ओके, सो मैंने आपकी लास्ट क्लास में पता नहीं जितने लोगों ने ज्वाइन किया था, मैंने उनको मोमेंट ऑफ इनर्शिया तक पढ़ा दिया था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम के शुरू किया था। नेक्स्ट डिफाइन करते हैं हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कॉन्टिन्यूअस बॉडी। ठीक है, पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद करा देता हूँ मैंने क्या क्या कैलकुलेट कराया था। किसी भी डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज सिंपली इक्वल्स टू समेशन m टाइम्स ऑफ r स्क्वायर। m उस पर्टिकुलर पॉइंट मास का मास और r उस पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बोलते हैं। एंड अगर बहुत सारे पार्टिकल उस सिस्टम का पार्ट हो तो उन सबका सम इस तरह से डिफाइन करते हैं, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। अब इसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को किसी कॉन्टिन्यूअस बॉडी के लिए डिफाइन करना हो तो ये फॉर्मूला ट्रांसफॉर्म हो जाता है कुछ इस तरह से, इंटीग्रेशन r स्क्वायर टाइम्स dm। r पोजीशन उस पर्टिकुलर dm मास का फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे अगर आपसे बोले कि डेराइव मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड फ्रॉम एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। सो हमने कोई एक रॉड अज्यूम कर लिया इस तरह, एंड उसके लिए एक एक्सिस ऑफ रोटेशन अज्यूम कर लीजिए उसके सेंटर ऑफ मास से, उसके मिड पॉइंट से, ताकि रॉड दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए। तो मेरे पास एक पार्ट हो जाएगा लेफ्ट पार्ट, तो उसको मैं बोल सकता हूँ x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ l/2। एक मेरे पास राइट पार्ट, तो वो मेरे पास टर्म हो जाएगा x इज इक्वल्स टू प्लस l/2। तब हम इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला पार्ट हम dm कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। dm स्मॉल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास उस कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे। तो हमने क्या अज्यूम कर लिया, एक स्मॉल सेगमेंट यहाँ से यहाँ तक पहले साल का था रखा। सो इसकी वैल्यू मान लीजिए dm एंड इसके विड्थ dx। उस पर्टिकुलर dm मास पोजीशन फ्रॉम एक्सिस यहाँ से यहाँ तक हमने x ले लिया। सो इन दोनों वैल्यूज के बेस पे हमें लास्ट क्लास में एक टर्म पढ़ा था लैम्डा, विच इज लीनियर मास डेंसिटी। लैम्डा इज इक्वल्स टू टोटल मास बाय टोटल लेंथ, या मैं इसको बोल सकता हूँ स्मॉल मास बाय उसके विड्थ। सो यहाँ से dm की वैल्यू निकालते हैं हम लोग। dm इज इक्वल्स टू m/l टाइम्स dx। अब हमें dm पता है एंड उस पर्टिकुलर dm पॉइंट का पोजीशन फ्रॉम एक्सिस x पता है। इन दोनों टर्म की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूं ताकि इस रॉड का इस सेंटर ऑफ मास के थ्रू एक्सिस है उसके अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट हो जाए। सो मैं इसकी वैल्यू को पुट कर दूंगा तो हो जाएगा r स्क्वायर इज x, dm इज m/l टाइम्स dx, इंटीग्रेशन from lower limit minus l/2 to upper limit plus l/2। सो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस l/2 से लेके प्लस l/2 तक। m/l कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन के बाहर ले लीजिए तो इसकी वैल्यू आ जाएगी m/l x स्क्वायर dx इंटीग्रेशन। अब x टू द पावर 2 है, उसका इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3, तब इसकी वैल्यू आ जाएगी m/l x cube by 3, limit upper limit l/2 and lower limit minus l/2। अब इन दोनों टर्म की वैल्यू को मैं पुट करता हूँ, तब ये वैल्यू कितनी आती है, तब ये हो जाएगा m/3l being constant, x cube upper limit, तब ये हो जाएगा l/2 उसका क्यूब माइनस ऑफ l/2 उसका क्यूब, तब ये पूरी वैल्यू हो जाएगी l/2 उसका क्यूब l/8, ये हो जाएगा माइनस l/8 l³/8 माइनस माइनस प्लस, तब ये पूरी वैल्यू हो जाएगी m/3 टाइम्स ऑफ l टाइम्स l³/8 प्लस l³/8। एलसीएम कर लीजिए, सम कर लीजिए, तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी m/3l और ये हो जाएगा l³/8 into 2 times 2 and cancel out, l cancel out, तो पूरी वैल्यू हो जाएगी ml²/12। तो हमने डिफाइन किया किसी भी रॉड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब एक एक्सिस उसके सेंटर ऑफ मास से पास करती हो तो उसके लिए वैल्यू कितनी आती है,
हमने वो डिफाइन कर दिया। ठीक, तो हमने लास्ट क्लास में डिफाइन किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम। उस चीज को मैंने ट्रांसफॉर्म किया किसी कॉन्टिन्यूअस बॉडी के लिए, देन डीएम की वैल्यू कैलकुलेट किया, एंड देन उस डीएम का कोऑर्डिनेट फ्रॉम एक्सिस उसकी वैल्यू फाइंड आउट करके पुट कर दिया एंड सॉल्व कर दिया। तब मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली कितना आता है, ml²/12। ठीक, तो इसी तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए अगर कैलकुलेट करना हो तो सिंपली डीएम कैलकुलेट कीजिए, उस डीएम का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए एंड इंटीग्रेट कर दीजिए फ्रॉम लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट हो जाएगा। अब इसके बाद जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक, हम जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लास्ट क्लास में डिफाइन किया था कि स्केलर बिहेविंग होता है, मतलब उसको सम कैसे कहते हैं, किसकी स्केलर क्वांटिटी की तरह, या डिफरेंस करना हो तो किसी स्केलर क्वांटिटी की तरह। तो अगर आपसे बोले कि कॉम्बिनेशन ऑफ अगर बॉडीज अगर दे दिया हो, कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, एंड देन उसके बेस पे बोले कि टोटल सिस्टम के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास एक रॉड लिया, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक, कोई एक अनदर रॉड ले लीजिए, ठीक, एक मिनट, पहले इसके बाद कुछ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में आपको एक फॉर्मूले बता देता हूँ कि फिर डिराइव करना आपके सिलेबस में नहीं है, एंड देन उसको यूज करके आप अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए फाइंड आउट करना सीख जाएंगे। जैसे हमने सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड के लिए डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट होता है मेरे पास किसी रिंग के लिए, सपोज कर लीजिए मेरे पास कोई रिंग है, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से, मतलब सेंटर ऑफ मास से अगर पास करता हो, तब मैंने एक्सिस ले लिया इस तरह, तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आई इज इक्वल टू सिंपली एम आर स्क्वायर। अगर ये सेम टर्म कोई डिस्क हो जाए, तब इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली होता है एम टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर बाई 2। अगर मैं कोई हॉलो स्फीयर ले लूं, ये मेरे पास कोई स्फीयर ले लीजिए इस तरह, इसके सेंटर ऑफ मास से अगर मैं पास कर रहा हूँ, तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 टाइम्स ऑफ एम आर स्क्वायर। एंड अगर लास्ट कोई सॉलिड स्फीयर ले लूं, उसके सेंटर से अगर मैं पास कर रहा हूँ कोई एक्सिस एंड उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन करूँ, तो इसकी वैल्यू होती है 2/5 टाइम्स एम आर स्क्वायर। तो इन अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हम याद रखते हैं, एंड देन इसके बेस पे अगर किसी भी पोजीशन पे कैलकुलेट करने के लिए बोले, तब उसको फाइंड आउट करने के लिए हम कुछ थ्योरम पढ़ते हैं, एंड देन उसके बेस पे कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज डिफाइन करते हैं। ठीक है, देखिए तो इसके बेस पे हम थ्योरम कौन कौन से डिफाइन करते हैं। फर्स्ट होता है मेरे पास परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। कहता है कोई भी एक लैमिना ले लीजिए, लैमिना बोलते हैं किसी भी 2 डायमेंशनल बॉडी को, सपोज कर लीजिए इस तरह, मैंने एक्सिस लिया जो इस पर्टिकुलर लैमिना के परपेंडिकुलर हो, जैसे इस डायरेक्शन में, उस एक्सिस को मैंने सपोज कर लिया जेड एक्सिस। एक एक्सिस इस तरह से पास करती हूँ एक्स, एक अनदर एक्सिस इस तरह से वाई, एंड ये मेरे पास जेड एक्सिस। ओके, एक मिनट, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आपको याद रखना चाहिए, मतलब आगे जरूरत आगे पड़ेगी। ओके, तो मैंने क्या कहा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का एक्चुअली मतलब क्या होता है, ये आपके सिलेबस में प्रूव करने के लिए नहीं आएगा, बट मैं इसका कंसेप्ट बताता हूँ कि इसको यूज कैसे कैसे करते हैं और कहाँ कहाँ पे इसके एप्लीकेशन होंगे। तो सबसे पहले कहता है कि मेरे पास कोई एक लैमिना लिया, कोई 2 डायमेंशनल बॉडी जो XY प्लेन में लाई कर रहा है,
एंड जेड एक्सिस इस पर्टिकुलर प्लेन के परपेंडिकुलर एग्जिस्ट कर रहा है, तब इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक, आई जेड जो उस पर्टिकुलर प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस है उसका सम उन दोनों एक्सिस जो उसके प्लेन ऑफ बॉडी के अलॉन्ग लाई कर रहा है उनके सम की क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, कि किसी भी एक्सिस जो किसी ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर लाई करता हो उसके अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो दोनों एक्सिस जो उसके प्लेन ऑफ बॉडी के अलॉन्ग लाई करते हैं उसके सम के इक्वल होता है। अब देखिए इसके बेस पे मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ एक क्वेश्चन। जैसे आपको दे रखा हो कोई रिंग, सपोज कर लीजिए एक सर्कुलर रिंग इस तरह, एक एक्सिस ले लिया एक्स एक्सिस, एक एक्सिस ले लिया वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन के, सपोज कर लीजिए इस तरह, ठीक। तो इसको मान लिया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब हमें जेड एक्सिस जो है वो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, तो इसकी वैल्यू हमें पता होती है। ये जो मेरे पास एक्स एक्सिस है उस ऑब्जेक्ट या उस रिंग के डायमीटर की तरह बिहेव कर रहा है, ये जो वाई एक्सिस है वो भी उसके डायमीटर की तरह बिहेव कर रहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट इट्स डायमीटर, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इन तीनों एक्सिस को देखूं तो आप बोलिएगा कि तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। सो मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ। तो देखिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सिंपली कहता है आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। अब जैसे मैंने लास्ट ये डिफाइन किया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर ऑफ मास के अलॉन्ग जैसे ये है, तो ये जो एक्सिस पास करता है वो जेड एक्सिस हम लेते हैं जो उस पर्टिकुलर प्लेन की परपेंडिकुलर है। मतलब आई जेड की वैल्यू हमें गिवन होती है, इसी आई जेड की वैल्यू यहाँ पे कर दीजिए, तो ये मेरे पास हो जाएगा एम आर स्क्वायर। यहाँ पे एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस वो उस पर्टिकुलर रिंग के डायमीटर की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों ही डायमीटर की तरह बिहेव करेगा, तो इसको मैं बोल सकता हूँ डायमीटर एंड इसको ये बोल सकता हूँ डायमीटर। सो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर। सो अगर मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाई 2। तो इस तरह से हम उस पर्टिकुलर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को यूज करके किसी भी रिंग या किसी भी ऑब्जेक्ट के डायमेट्रिकल एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक। वो कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक, एंड फिर इन दोनों के बेस पे क्वेश्चंस और कैसे सॉल्व हो सकते हैं मैं आपको वो बताता हूँ। सो नेक्स्ट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए हमने सपोज कर लिया कोई भी एक लामिना कोई भी 2 डायमेंशनल बॉडी, उसके लिए मैंने एक एक्सिस लिया जो उसके सेंटर ऑफ मास से पास करती हो, सपोज कर लीजिए इस पॉइंट से सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ, तब इस पर्टिकुलर को बोलूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू सेंटर ऑफ मास आईसी। कोई भी एक दूसरा एक्सिस जो इसके पैरेलल पास करता हो, सपोज कर लीजिए कुछ इस पॉइंट से, ठीक, एट सम सेपरेशन यहाँ से यहाँ तक h, तब इस पर्टिकुलर एक्सिस को आप जेड एक्सिस मान लीजिए, तब इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड बोल सकते हैं। तब कहते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम के आई जेड के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया is equals to moment of inertia of the lamina through center of mass plus total mass of object times square of separation between two axes। ये टर्म डिफाइन करता है। तो अगर मैं इसका स्टेटमेंट बोलूं तो ये कहता है the moment of inertia of a lamina about an axis passing parallel to axis about center of mass is equals to sum of moment of inertia about center of mass and total mass of the object times square of separation between the two axes। अब इस थ्योरम को यूज करके सॉल्व कैसे कैसे क्या कर सकते हैं।
तो जैसे मैं लास्ट में प्रूव करा है किसी रिंग के लिए डायमीटर के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करते हैं। आपको बोलेगा अगर डायमीटर मतलब उस पर्टिकुलर रिंग के टेंजेंट के अलॉन्ग पास अगर कोई एक्सिस करे तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। टेंजेंट उस पर्टिकुलर रिंग में दो तरह का होता है। एक को बोलते हैं हम लोग, जैसे ये रिंग ले लिया इस तरह, ठीक। अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ की जो उसके वन एज से पास करती हो एंड उस पर्टिकुलर प्लेन के पैरेलल हो, मतलब प्लेन के अलॉन्ग लाई करता हो, जैसे मैंने ये ले लिया, ठीक। इसका मतलब होगा कि ये जो एक्सिस है वो उस ऑब्जेक्ट के प्लेन के अलॉन्ग होगा। सो इसके पैरेलल अगर मैं कोई एक्सिस ड्रॉ करूं जो सेंटर ऑफ मास से पास करते हो, तब उस पर्टिकुलर लाइन को या उस एक्सिस को आप बोल सकते हैं कि वो डायमीटर की तरह बिहेव करता होगा इस तरह। तब इस पर्टिकुलर एक्सिस को मैं बोल सकता हूँ आई डी। ये मेरे पास टेंजेंट है तो इसके अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई टी। अब ये दोनों एक्सिस एक दूसरे कैसे हैं, पैरेलल। सो मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ। दोनों के बीच के सेपरेशन यहाँ से यहाँ पे सपोज कर लीजिए r। So moment of inertia about tangent is equals to moment of inertia about axis through center of mass, that is id, plus total mass of the object times square of separation between two axes. id की वैल्यू हमें पीछे कैलकुलेट कर लिया था mr²/2, तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, प्लस m टाइम्स ऑफ r²। सॉल्व कर लीजिए तो ये पूरी वैल्यू आ जाएगी 3/2 टाइम्स mr²। तो इस तरह से हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूज करते हैं, ठीक, एंड उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। किसी को यहाँ तक कोई डाउट? ओके, तो हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम इस तरह से डिफाइन कर दिया। अब इसके बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा किसी भी कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी के लिए, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए, तो कैसे कैसे फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। फिर नेक्स्ट में मैं डिफाइन किया अभी कि एक टेंजेंट जो होता है उस पर्टिकुलर रिंग के प्लेन के लॉन्ग पास करता है, तो उसको इस तरह से फाइंड करते हैं। एक दूसरा टेंजेंट होता है जो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर पास करता हो, तब उस पर्टिकुलर टेंजेंट को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स टेंजेंट। तो अगर आपसे पूछे फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट रिंग थ्रू इट्स ट्रांसवर्स टेंजेंट, ट्रांसवर्स टेंजेंट का पहले मतलब समझाता हूँ कि ये मैंने रिंग कुछ इस तरह से लिया, ठीक। एक लाइन जो उस पर्टिकुलर रिंग को एक पॉइंट पे टच करती हो बट इसके प्लेन के परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से पास करती हो, ठीक। तब इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स टेंजेंट। अब देखिए ये जो लाइन है, ठीक, इसके पैरेलल में कोई एक्सिस ड्रॉ कर दूं तो वो एक्सिस के सेंटर से पास करते हो तो वो कुछ ये लाइन होगी, एंड इस लाइन को मैं बोल सकता हूँ जेड एक्सिस की तरह बिहेव करेगा। सो इस पर्टिकुलर टेंजेंट को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स टेंजेंट। तो मैं इसको बोल सकता हूँ आई डैश टी। ये मेरे पास जो एक्सिस है उसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है बट उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इसको मैं आई जेड बोल सकता हूँ। दोनों के बीच का सेपरेशन, क्योंकि वो एज पे है और ये सेंटर पे, तो दोनों के बीच का सेपरेशन आर। सो पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कीजिए तो कहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ट्रांसवर्स टेंजेंट इज इक्वल्स टू moment of inertia about center of mass, that is Iz, plus total mass of object times square of separation between two axes. Iz की वैल्यू हमने पीछे लिख रखा था m times of r square, एंड इसकी वैल्यू भी m times of r square। सो टोटल वैल्यू हो जाएगी 2 times mr square, ठीक। तो इसी तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट के अलग अलग पोजीशन पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। यहाँ तक कोई मुश्किल? किसी को कुछ ना समझ में आया तो पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। तो हमने डिफाइन कर दिया दोनों थ्योरम्स, एंड इसके बेस पे अब अगर आ जाए कोई कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए बोले तो कैसे सॉल्व करते हैं।
तो फॉर कॉम्बिनेशन, चूंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्केलर की तरह बिहेव करता है, तो सिंपली कहता है आई नेट इज इक्वल्स टू उन सारे इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप सिंपली सम कर दीजिए, बट ये जो सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होने चाहिए वो सेम एक्सिस से कैलकुलेट होना चाहिए, ठीक। तब उसके बेस पे हम सम करते हैं। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक। एक सवाल पूछा कि आपके पास कोई स्फेयर दे दिया, ठीक। एक स्फेयर ये ले लिया, तीन स्फेयर इस तरह से एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, ठीक। स्फेरिकल शेल, ठीक। एंड एक एक्सिस जो उसके सेंटर से इस तरह से पास करती हो, सपोज कर लीजिए, ठीक। तब कहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे कॉम्बिनेशन के लिए फाइंड आउट कीजिए कितना होगा, ठीक। तो सिंपली कहते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट या कॉम्बिनेशन दे रखा हो तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए उन सारे ऑब्जेक्ट को अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर दीजिए, ठीक है। तो आप सिंपली इसको बोल सकते हैं कि पहला जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए ये जो लाइन है वो उसके सेंटर से पास कर रही है, तो आप बोल सकते हैं उसके डायमीटर की तरह बिहेव करेगा। क्योंकि मेरे पास ये ऑब्जेक्ट के सारे शेल हैं, शेल का मतलब होता है हॉलो स्फेयर, तो हॉलो स्फेयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने पीछे कैलकुलेट कर लिया था, कितना होता है डायमीटर के लिए 2/3 mr²। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 टाइम्स ऑफ mr², ठीक। सेकेंड अगर ऑब्जेक्ट देखिए तो सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए यही लाइन उसके 1 एज से पास कर रही है, इसलिए उस पर्टिकुलर के लिए बोल सकता हूँ टेंजेंट की तरह बिहेव करती होगी कुछ इस तरह, ठीक। टेंजेंट की तरह बिहेव करे तो उसके लिए फाइंड करने के लिए मैं पहले सेंटर के अलॉन्ग मैंने एक एक्सिस ड्रॉ कर दिया इस तरह। मुझे इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो मैं देख रहा हूँ कि दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल है, तो पहले पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करके इस एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दीजिए। तो इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I2 बोल सकता हूँ। ये इसके सेंटर के अलॉन्ग है, इसकी वैल्यू हमें पता है, पीछे कैलकुलेट कर रखा था। शेल के लिए वैल्यू होती है 2/3 टाइम्स mr²। दोनों एक्सिस के बीच में सेपरेशन r है एंड दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, so using parallax theorem I2 is equals to Iz, that is 2/3 times mr² plus mass of the object times दोनों एक्सिस के बीच का सेपरेशन r²। तब इसको सॉल्व कीजिएगा तो पूरी वैल्यू आ जाएगी 5/3 mr²। थर्ड ऑब्जेक्ट देखिए, थर्ड ऑब्जेक्ट भी इसी तरह बिहेव कर रहा है, एंड उसके लिए भी अगर मैं ये एक्सिस देखूं तो वो एक्सिस सेम इसी तरह से टैंजेंशियल बिहेव कर रही है इस तरह, ठीक। सो मैं बोल सकता हूँ कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो मैंने लेफ्ट वाला सॉल्व किया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों आपस में क्या होगा, सेम सेम बिहेव करेगा। सो मैं इसको बोल सकता हूँ I3 इज इक्वल्स टू m/3 m टाइम्स r²। अब आपके पास तीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, तीनों के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रॉम द सेम एक्सिस कैलकुलेटेड है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर की तरह बिहेव करता है, तो सिंपल तीनों को ऐड कर दीजिए। तो I net इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तीनों की वैल्यू में से mr² मैंने कॉमन कर लिया, तो फर्स्ट वन इज 2/3, सेकेंड वन इज 5/3 एंड थर्ड 5/3। 5 + 5 10 + 2 12/3, तो पूरी वैल्यू हो जाएगी 4 mr²। तो इस तरह बोल सकता हूँ कि किसी भी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट अगर दे तो पहला काम हर ऑब्जेक्ट के लिए इंडिविजुअली उस एक्सिस को ब्रेक कर दीजिए एंड चेक कीजिए कि वो एक्सिस के सेंटर से पास कर रही है या उसके एज से टेंजेंट की तरह बिहेव कर रही है, डायमीटर की तरह बिहेव कर रही है। तो उसके लिए इंडिविजुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए एंड देन सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सम अप कर दीजिए, ठीक। यहाँ तक कोई मुश्किल? ओके,
नेक्स्ट, अगर आपसे बोले कि मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उससे मैं कुछ सेगमेंट कट आउट करके निकाल लूं, तब उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे चेंज करेगा। जैसे सेंटर ऑफ मास में कुछ कट आउट करके निकाल लेते तो उसके बेस पे फॉर्मूला था। तो यहाँ पे चूंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर की तरह बिहेव करता है, तो उसके लिए डिफाइन करता है एफ सम पोर्शन इज कट आउट, तब इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नेट इज इक्वल्स टू आई टोटल, जो इनिशियली था पहले वो, माइनस आई रिमूव्ड, बट ये आई टोटल एंड आई रिमूव्ड बोथ आर कैलकुलेटेड फ्रॉम सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन, तब उसके लिए डिफाइन होता है। ठीक, तब हम डिफाइन करते हैं ये आई टोटल एंड आई रिमूव must be calculated from same axis। ठीक, अब देखिए इसके बेस पे क्वेश्चन कैसे बोलेगा। जैसे अगर आपसे पूछे कि मेरे पास कोई एक रिंग है, ठीक है, मैंने लिया कोई रिंग इस तरह, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके जेड एक्सिस को पता होता है यहाँ से यहाँ तक। ठीक, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर। अगर आपसे बोले कि उस रिंग को हाफ कर दीजिए, ठीक, 1/4 कर दीजिए, 1/3 कर दीजिए, तो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक, तो ये कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सिंपल, जैसे मैंने यहाँ पे उस रिंग को हाफ कर दिया, मतलब इतना पोर्शन कट आउट करके निकाल दिया। ठीक, तो जितना पार्ट कट आउट करके निकाला है और जितना पार्ट टोटल है, अगर मैं उन दोनों को देखूं, ठीक, तो यहाँ पे सिर्फ मास चेंज कर रहा है, एक्सिस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक, ये मेरे पास एक्सिस सेम कितना है। सो आई टोटल की अगर मैं वैल्यू देखूं उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, रिंग है, हो जाएगा एम आर स्क्वायर। जो रिमूव पार्ट है वो उसी रिंग का हाफ पार्ट रिमूव्ड आउट कर दिया गया फ्रॉम द सेम एक्सिस, सो मैं उसको बोल सकता हूँ एम आर स्क्वायर बाई 2। अब इन दोनों पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सिंपल आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट हो जाएगा। इसी में अगर आपको एक दूसरा पार्ट कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछता, ठीक, मान लीजिए मेरे पास कोई एक डिस्क है, ठीक, उस डिस्क से कुछ सेगमेंट अगर कट आउट करके निकाल लिया गया, ठीक, सेगमेंट का मतलब जैसे ये सेंटर है, किसी एंगल पे यहाँ से यहाँ तक सपोज कर लीजिए इस तरह, बाकी सारा पार्ट एज इट इज है, ये डिस्क, ठीक, यहाँ से यहाँ तक ये एंगल 60 डिग्री दे रखा हो और उसको बोले कि इसको कट आउट करके रिमूव्ड आउट कर लिया गया। ठीक, तब इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आप सिंपल बोलिएगा कि मेरे पास ये जो ऑब्जेक्ट है, पहले इनिशियली कोई डिस्क था, इसका एक्सिस ये था, तो इसके लिए टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनिशियली एम आर स्क्वायर बाई 2 ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। जो रिमूव पार्ट है वो एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो अगर मैं टोटल पार्ट अगर एंगल के बेस पे देखूं, टोटल एंगल कितना होगा, 360। सो कहता है वहां पे रिलेशन टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय टोटल एंगल इज इक्वल्स टू रिमूव पार्ट बाय रिमूव्ड एंगल। यहाँ पे एंगल के हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज कर रहा है, इसलिए मैंने एंगल के रिलेशन में उस पर्टिकुलर टर्म को डिफाइन किया। अगर यहाँ पे आई आर की वैल्यू सॉल्व कीजिए, आई टोटल की वैल्यू पता है, थीटा पता है, पुट कर दीजिएगा, सो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी एम आर स्क्वायर बाई 12। अब आपको आई टोटल भी पता है, आई रिमूव भी पता है, इन दोनों वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट कर दीजिए ताकि आई नेट की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। सो आई नेट इज इक्वल्स टू आई टोटल माइनस आई रिमूव, वैल्यूज पुट कर दीजिए, फाइंड आउट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह किसी भी क्वेश्चन में अगर आप सॉल्व करना हो, कुछ क्वेश्चन कॉम्बिनेशन दे रखा हो या कुछ क्वेश्चन कट आउट करके निकाल लिया गया हो, तो हर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंडिविजुअली कैलकुलेट कीजिए फ्रॉम द सेम एक्सिस एंड देन सम करना हो ऐड कर दीजिए, रिमूव आउट करना हो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए।
यहाँ तक कोई मुश्किल? ओके, नेक्स्ट पार्ट आता है, अब यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करते हैं, उस क्वांटिटी को बोलते हैं हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक। इसका मतलब क्या होता है, पहले ये समझते हैं। जैसे मैंने कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लिया इस तरह, ठीक। तो जिस तरह हम डिफाइन करते थे कि किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए एक पॉइंट जहाँ पे टोटल मास अज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड हो, तब उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं, ठीक। अ पॉइंट इन अ रिजिड बॉडी वेयर टोटल मास इज अज्यूम्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, तब उस पर्टिकुलर पॉइंट को सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। सेम उसी तरह अगर मैं डिफाइन करूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसको रोटेट कर रहा हूं, तो उसके लिए एक पॉइंट होगा जहां पे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड होगा, तब उस पर्टिकुलर पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर मैं कैलकुलेट करता हूं, तब उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये लैमिना अगर ये रोटेट कर रहा है और हमने एक्सिस मान लिया किसी इस पॉइंट पे इस तरह, एंड अज्यूम कर रहा हूं कि इसका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी इस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है, तो इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है यहाँ से यहाँ तक, तब उस पर्टिकुलर परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं, ठीक। तब इसके बेस पे डिफाइन करता है रेडियस ऑफ गायरेशन कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप सिंपल m टाइम्स k स्क्वायर के इक्वल लिख दीजिए, इसलिए क्योंकि हर ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइन करता है कि टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है, इसलिए टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया से इक्वल्स टू m टाइम्स k स्क्वायर। सो यहाँ से अगर मैं k की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, तो ये हो जाएगा कितना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय मास m। तब इस वैल्यू ऑफ k को हम रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं रिंग ले लीजिए, डिस्क ले लीजिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के लीजिए, जैसे मैंने कहा रिंग, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m टाइम्स r स्क्वायर। पुट दिस mr स्क्वायर इक्वल्स टू m टाइम्स k स्क्वायर। सो k की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, रेडियस के इक्वल। मतलब इसका रेडियस ऑफ गायरेशन रेडियस ऑफ रिंग के क्या होता है, इक्वल होता है। अगर मैंने कोई डिस्क ले लिया, तो डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाई 2 होता है, तो इस वैल्यू को पुट कर दीजिए m टाइम्स ऑफ k स्क्वायर की, ठीक। mm कैंसिल आउट, k की वैल्यू फाइंड आउट कीजिएगा, k वैल्यू हो जाएगी r बाई रूट 2। तब इस पर्टिकुलर वैल्यू को क्या बोल सकते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन सिंपली हम डिफाइन करते हैं, इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट इन अ रिजिड बॉडी where total moment of inertia is assumed to be concentrated from the point of axis of rotation। इसीलिए सिंपली बोलते हैं, so compare the moment of inertia of any object to m times k square, then k would be the value of radius of gyration, ठीक है। ओके, अब किसी भी ऑब्जेक्ट के रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड आउट करना हो, तो सिंपली इस फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए एंड फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है मेरे पास, जब ये सारे टर्म डिफाइन कर दिए, ठीक, तो एक टर्म और आप याद रखिएगा, विच इज कॉल्ड गायरेशन रेशियो। गायरेशन रेशियो, गायरेशन रेशियो बोलते हैं बीटा को। बीटा सिंपली इक्वल्स टू होता है k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन एंड रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट, इन दोनों के स्क्वायर का रेशियो बीटा कहलाता है। या इसी बीटा को आप सिंपल बोल सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ mr स्क्वायर किसी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, वो क्या कहलाएगा, गायरेशन रेशियो। जैसे अगर मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग के कितना लिखा था, I इज इक्वल्स टू m टाइम्स r स्क्वायर। इसके कोएफिशिएंट में कुछ भी नहीं तो क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ, तो इस 1 को मैं क्या बोल सकता हूँ, बीटा। तो अगर आपको बीटा पता है तो हर ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हैं, या अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो बीटा फाइंड कर सकते हैं।
इस बीटा की वैल्यू के रिस्पेक्ट में अगर k को डिफाइन करना हो तो k इज अंडर रूट टाइम्स बीटा, मतलब r। तो इस तरह से रिलेशन ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बीटा है वो गायरेशन रेशियो, इसका यूज आगे रोलिंग मोशन में आता है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे टर्म डिफाइन कर दिया। ठीक है, ओके। तो यहाँ तक जो बेसिक टर्म है रोटेशनल मोशन आगे डिफाइन करने के लिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब रोटेशनल मोशन में सबसे पहला पार्ट पूछा जाता है टॉर्क होता क्या है एंड कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक? सबसे फर्स्ट इज टॉर्क। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास कोई एक्सिस ले लीजिए इस तरह, ठीक, एंड उस एक्सिस के अलोंग मेरे पास कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो कि इस पॉइंट पे है, इसके लाइन ज्वाइनिंग हमने क्या किया, कोई एक फोर्स अप्लाई कर दिया इस डायरेक्शन में, सपोज F at some angle theta along its radial direction। तब इस पर्टिकुलर फोर्स के लिए उसके पास दो कंपोनेंट होंगे, वन along its radial path एंड दूसरा उसके परपेंडिकुलर पाथ में। तो इस डायरेक्शन के फोर्स को मैं बोलूंगा F टाइम्स cos थीटा एंड उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के फोर्स को इस डायरेक्शन बोल सकता हूँ F टाइम्स sin थीटा। अब मैं यहाँ पे बोलूंगा कि इसका जो रेडियस है उस एक्सिस से उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस फिक्स्ड, तब इस फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट में कोई मोशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट। तो सिर्फ ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा उस ऑब्जेक्ट को मूवमेंट कराने के लिए। सो ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से क्या कर जाएगा, टर्न करना शुरू कर सकता है उस F sin थीटा फोर्स की वजह से। ठीक, सो मैं यहाँ से एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि किसी भी फोर्स उसका इफेक्ट जो किसी ऑब्जेक्ट को एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट टर्न करा सकता हो, टर्निंग इफेक्ट कॉज कर सकता हो, तब उस पर्टिकुलर एक्शन को हम टॉर्क बोलते हैं। तो सिंपली टॉर्क डिफाइन करते हैं, द एक्शन ऑफ फोर्स व्हिच causes turning effect to a body about a given axis is called torque। ठीक, तो हम टॉर्क डिफाइन करते हैं, action of force which causes turning effect to the body about a given axis। तब उस पर्टिकुलर क्वांटिटी को हम टॉर्क डिफाइन करते हैं। अब इस टॉर्क को डिनोट करते हैं टाउ से, ग्रीक अल्फाबेट टाउ इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मेरे पास जो डिस्टेंस है वो r है एंड उसके ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स कौन सा है, F sin थीटा। सो इस रिलेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ r टाइम्स F sin थीटा। दो वेक्टर, क्योंकि r एक पोजीशन वेक्टर है एंड F फोर्स है एंड दोनों का प्रोडक्ट sin थीटा है। तब हमने फोर्थ चैप्टर में वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा होगा, कोई भी दो वेक्टर जिसका प्रोडक्ट sin थीटा आता हो तो उस प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। सो यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं टाउ इज इक्वल्स टू r क्रॉस f। ठीक, अब देखिए इसकी वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, शायद आप क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करना आपको आता हो। ठीक, हम कोई भी एक वेक्टर लेते हैं, उसके तीन कंपोनेंट लेते हैं, जैसे सपोज कर लीजिए a, उसके तीन कंपोनेंट लीजिए x y एंड z। मैंने कोई भी एक फोर्स लिया F, उसके तीन कंपोनेंट हो सकते हैं x y एंड z। अब इसके बेस पे अगर r क्रॉस f कैलकुलेट करना हो ताकि उसके बेस पे टॉर्क डिफाइंड हो, तब इसकी वैल्यू होती है, आप मॉड लीजिए विच इज कॉल्ड डिटरमिनेंट मेथड, फर्स्ट i कैप j कैप एंड k कैप। मॉड फर्स्ट a वेक्टर, इसको आप b वेक्टर मान सकते थे या इसको आप
आर मान लीजिए, आपकी मर्जी। अब जो फर्स्ट वेक्टर है आर, उसके कंपोनेंट को ले लीजिए, तो उसका कंपोनेंट हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा वाई और ये हो जाएगा जेड। जो फोर्स के कंपोनेंट है उसको लिख दीजिए एफ एक्स, एफ वाई एंड एफ जेड। अब इसका प्रोडक्ट हम डिफाइन करते हैं कुछ इस तरह, जैसे मैंने एक्स कंपोनेंट लिया तो उस रो एंड उस कॉलम को छोड़ देते हैं, तो ये रो एंड उस कॉलम को छोड़ दीजिए। इसके अलावा जो चीजें बच जाती हैं उसमें इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं पॉजिटिव, बट इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव। ठीक, तो फर्स्ट अगर मैं यहाँ से प्रोडक्ट करूँ तो आई कैप, मैंने मल्टीप्लाई किया एक्स को, वाई को मल्टीप्लाई किया मैंने एफ सेट से, तो वाई मल्टीप्लाइड बाय एफ सेट माइनस एफ वाई मल्टीप्लाइड टू जेड। तो मेरे पास एक्स कंपोनेंट या आई कंपोनेंट का प्रोडक्ट डिफाइंड हो गया। उसी तरह आपको अगर फाइंड आउट करना है, ठीक, नेक्स्ट कंपोनेंट जैसे जे, तो उस रो एंड उस कॉलम उसको छोड़ दीजिए यहाँ से यहाँ तक, फिर जो बच गया उसके बेस पे डिफाइन करते हैं। ठीक, इसमें फर्स्ट वन उसका साइन लेते हैं हम पॉजिटिव, ठीक, सेकेंड वन उसका नेगेटिव पोजीशन के हिसाब से, तो इसकी वैल्यू होती है पॉजिटिव, इसकी वैल्यू नेगेटिव एंड थर्ड वन इज पॉजिटिव। सो जे के लिए नेगेटिव जे कैप। इसके अलावा बच क्या गया, एक्स कंपोनेंट जेड के साथ एंड एक्स कंपोनेंट जेड के साथ। ऊपर से जब नीचे मल्टीप्लाई करते हैं पॉजिटिव, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं नेगेटिव, तो ये वैल्यू हो जाएगी एक्स टाइम्स एफ जेड माइनस एफ एक्स टाइम्स जेड। एंड उसी तरह थर्ड कंपोनेंट को ले लीजिए, ठीक, के कैप, तो उस रो एंड उस कॉलम को छोड़ दीजिए। सो अगर मैं इस रो और उस कॉलम को छोड़ दूं तो आपके पास ये एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट बच जाएगा, ये एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट बच जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी के कैप ब्रैकेट एक्स टाइम्स एफ वाई माइनस वाई टाइम्स एफ एक्स। तो इस तरह किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए इसके बेस पे क्वेश्चंस क्या पूछा था। ठीक है, मैं आपको एक आसान से क्वेश्चन बताता हूँ। अभी एक क्वेश्चन पूछा, r इज इक्वल टू 6 टाइम्स j कैप एंड f इज इक्वल टू 2 टाइम्स i कैप, फाइंड टॉर्क। तो आप सिंपल देखिए, इसमें उतने सारे कंपोनेंट नहीं है जो डिटरमिनेंट मेथड अप्लाई करने की जरूरत पड़े, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा, टाउ इज इक्वल टू r क्रॉस f। अगर आपको कंपोनेंट दे रखा होता तब डिटरमिनेंट मेथड अप्लाई करते, कंपोनेंट नहीं दे रखा तो डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट अप्लाई करने में जो कांस्टेंट टर्म है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कांस्टेंट टर्म है 6 एंड 2, तो 6 टू ज़ा 12। इसके बाद फर्स्ट इज जे कैप, तो यहाँ पे लिखिए जे कैप क्रॉस सेकेंड वेक्टर इज के कैप आई कैप। इस तरह वेक्टर प्रोडक्ट में आपने एक रूल पढ़ा होगा कि अगर मेरे पास यहाँ पे आई कैप है, यहाँ मेरे पास जे कैप है और यहाँ मेरे पास के कैप है, तो अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज मल्टीप्लाई करता हूँ तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। आई क्रॉस जे इज के, जे क्रॉस के इज आई, के क्रॉस आई इज जे। और इसी टर्म को अगर मैं क्लॉकवाइज मल्टीप्लाई करता हूँ, दैट इज के क्रॉस जे, तो नेगेटिव हो जाएगा, जे क्रॉस आई नेगेटिव एंड फिर नेगेटिव। तो ये सारे टर्म नेगेटिव आता है एंड इनसाइड वाला टर्म पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, जे क्रॉस आई, मतलब यहाँ से यहाँ तक, तो जे क्रॉस आई इज के विद नेगेटिव साइन, तो ये पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -12 के कैप। मतलब यहाँ पे जो टॉर्क का डायरेक्शन है वो जेड एक्सिस की तरफ है, बट नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ। ठीक, तो इस तरह से क्या हो, अगर आपको पूरा कंपोनेंट दे रखा हो तो उसके अकॉर्डिंग डिटरमिनेंट मेथड जो मैंने पीछे सॉल्व करा है उसके बेस पे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको सिंगल सिंगल कंपोनेंट दे रखा हो
तो इस तरह से प्रोडक्ट का बेसिक रूल जो होता है उसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो हमने टॉर्क कैलकुलेट करना फर्स्ट फॉर्मूला R क्रॉस F डिफाइन कर दिया। यहाँ तक कोई मुश्किल? ये कैलकुलेट करना सीख लिया, हम उसके बेस पे कंपोनेंट वाइज ये फाइंड करके दिखा दिया। कोई मुश्किल? कुछ समझ आ रहा है थोड़ा बहुत? ओके, नेक्स्ट, जब हमने टॉर्क डिफाइन कर दिया तब इस टॉर्क के बेस पे एक रिलेशन आता है। ठीक, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। ठीक, सो हम अगली चीज फाइंड करते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। ठीक, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? ठीक, तो आप बोलिएगा जहाँ पे नेट फोर्स या नेट टॉर्क जीरो हो जाए तो उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक, मतलब इनिशियली अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो फाइनली भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही है। तब इस इक्विलिब्रियम को डिफाइन करने के लिए रोटेशनल मोशन में दो तरह का इक्विलिब्रियम होता है। एक को बोलते हैं हम लोग ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक, इसका मतलब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट शुड बी जीरो। दूसरा रोटेशनल इक्विलिब्रियम, नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम और एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी जीरो। ठीक, तब इसको बोलते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी, अगर ये दोनों लॉ ओबे करता हो उसके हिसाब से। अब देखिए इसको बेस मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, तब आपको समझ आएगा कि एक्चुअली हम करने की कोशिश क्या करते हैं। एक क्वेश्चन आपको बोले कि मेरे पास कोई एक रॉड ले लीजिए। ठीक, सपोज कर लीजिए कोई मीटर स्टिक है। ठीक, ये मैंने कोई मीटर स्टिक ले लिया यहाँ से यहाँ तक। ठीक, मीटर स्टिक की अपनी लेंथ 100 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक, तो इसके ऊपर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। अब क्या कहा कि इसके ऊपर दो कॉइन रख दिए गए, तो सपोज कर लीजिए यहाँ पे कॉइन रख दिया गया ऑफ मास 10 ग्राम एट अ पोजीशन 12 सेंटीमीटर एंड तब ये जो रॉड है वो एक नाइफ से बैलेंस्ड है एंड नाइफ को प्लेस किया गया किसी इस पॉइंट पे। ठीक, एट अ पोजीशन ऑफ 45 सेंटीमीटर। यहाँ पे मार्क होता है 0 से लेके 100 तक। ठीक, क्योंकि मीटर स्टिक है इसलिए। तब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि इस पर्टिकुलर रॉड का मास कितना होगा, वो कैलकुलेट कीजिए। तो ये जो रॉड है वो इक्विलिब्रियम में है, मतलब ये रोटेट नहीं कर रहा, ना तो क्लॉकवाइज ना तो एंटी क्लॉकवाइज, पूरे इक्विलिब्रियम स्टैग्नेंट में पोजीशन में है। तब इसमें मैं चेक करूंगा कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन कौन से फोर्स एक्ट करते होंगे एंड उसके हिसाब से वो इक्विलिब्रियम कैसे डिफाइन करता होगा। तो पहले चेक कीजिए कि उसमें नेट फोर्स कितना एक्ट कर रहा है। ठीक, तो एक कंडीशन इसमें नेट फोर्स के लिए हमने ये रॉड ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इस पे कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है पहले हम वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक फोर्स जो यहाँ पे कॉइन रखा गया है उसकी वजह से डाउनवर्ड कितना हो जाएगा, मास टाइम्स ग्रेविटी। दूसरा फोर्स होगा क्योंकि इस पर्टिकुलर मीटर स्टिक का अपना एक सेंटर होगा 50 सेंटीमीटर पे, तो उसका टोटल मास उसके सेंटर ऑफ मास पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा, तो उस पॉइंट पे भी एक फोर्स एक्ट करता होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उसको बोल सकता हूँ कैपिटल एम जी। नेक्स्ट होगा मेरे पास जहाँ पे नाइफ रखी गई है वो उसको बैलेंस करने के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता होगा। तो यहाँ पे कुछ नाइफ है 45 सेंटीमीटर पे, तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में उसको बैलेंस करने के लिए एक नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करता होगा। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि उस पर्टिकुलर मीटर स्टिक पे टोटल 3 तरह के फोर्स एक्ट कर रहे हैं। पहला उस कॉइन की वजह से 12 सेंटीमीटर पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। दूसरा मीटर स्टिक का अपना टोटल कुछ मास होगा जिसके सेंटर ऑफ मास 50 सेंटीमीटर पोजीशन पे होगा, वो भी डाउन डायरेक्शन में। एंड थर्ड फोर्स उस नाइफ की वजह से नॉर्मल रिएक्शन जो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता होगा उस टोटल वेट को बैलेंस करने के लिए, ताकि इसको इक्विलिब्रियम में रख पाए। सो यहाँ पे बोलूंगा टोटल फोर्स शुड बी जीरो।
the total upward force, that is N, total downward force M plus M times G. अब आपको कैपिटल M की वैल्यू फाइंड आउट नहीं है, इसलिए मैं नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकता। ठीक, तो ये मेरे पास फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस टर्म को सेकंड पार्ट में ठीक एक अनदर इक्वेशन बनाते हैं एंड दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इस चीज को एक दूसरे तरह से हम ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक, मान लीजिए मीटर स्टिक कुछ इस तरह, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन कौन सा फोर्सेस एक्ट कर रहा है, उस फोर्स के बेस पे आप एक्सिस डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक मेरे पास फोर्स एक्ट कर रहा था इस पॉइंट पे, एक फोर्स एक्ट कर रहा है उसके सेंटर ऑफ मास पे, और एक फोर्स एक्ट कर रहा है उसके नॉर्मल रिएक्शन पे। उन तीन पॉइंट ऑफ फोर्स के पॉइंट पे किसी भी एक पॉइंट को आप एक्सिस मान लीजिए एंड उस एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखिए कि जो फोर्स है वो उस ऑब्जेक्ट को किस डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। तो हमने जानबूझ के मान लिया नॉर्मल रिएक्शन को एज एक्सिस, क्योंकि उसकी वैल्यू मुझे नहीं पता करनी। ठीक है, या उसको अननोन मान सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे मास ऑफ स्टिक फाइंड करना था, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, इसलिए तो इसको मैंने मान लिया कि ये एक्सिस है। अब उस एक्सिस के रिस्पेक्ट में आप ये देखिए कौन कौन से फोर्सेस किस किस डायरेक्शन में हैं, ताकि एक्सिस के अबाउट रोटेशन कैसे कॉज हो सकता है। तो एक फोर्स यहाँ पे इस डायरेक्शन में, तो इसको बोल सकता हूँ mg। एक फोर्स यहाँ पे इस डायरेक्शन में, तो इसको बोल सकता हूँ कैपिटल mg। ये फोर्स क्या करेगा, इस एक्सिस से उसको लेफ्ट साइड रोटेट कराने की कोशिश कर सकता है। ठीक, सिमिलरली ये फोर्स इस एक्सिस के राइट साइड में है, तो वो उस ऑब्जेक्ट को क्लॉकवाइज रोटेट कराने की कोशिश कर सकता है। ये बात समझ में आए? आप सिंपल क्या कीजिए, एक्सिस से देखिए, एक्सिस से जो भी फोर्स लेफ्ट साइड में हो वो ब्लॉक को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा सकता है। सो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज में एक्ट करता होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सिमिलरली एक्सिस के ये राइट साइड में है, तो वो उस ब्लॉक को राइट साइड में टर्न करने की कोशिश करता होगा, तो उसको बोल सकता हूँ कि टॉर्क क्लॉकवाइज की तरफ एक्ट कर रहा है। ठीक, अब मुझे टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए दो चीज पता होनी चाहिए, एक फोर्स, दूसरा उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो ये जो कॉइन था इस पॉइंट पे 12 सेंटीमीटर मार्क पे फ्रॉम वन एंड, ये जो नाइफ इस पॉइंट पे 45 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड। तो दोनों के बीच का अगर सेपरेशन में यहाँ से यहाँ तक डिफाइन करूँ, तो ये हो जाएगा 45 माइनस 12 विच इज इक्वल्स टू 33 सेंटीमीटर। ठीक, तो मुझे R पता है एंड फोर्स पता है, तो R इंटू एफ टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। सेम उसी तरह सेंटर ऑफ मास किसी इस पॉइंट पे 50 सेंटीमीटर पे, नाइफ 45 सेंटीमीटर पे, तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर। तो इसके बेस पे टॉर्क क्लॉकवाइज इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, अब इन दोनों वैल्यूज को आपस में इक्वेट करने की कोशिश कीजिए। सो टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज एंड टॉर्क क्लॉकवाइज शुड बी इक्वल। ठीक, ताकि इक्विलिब्रियम बॉडी हो। एंटी क्लॉकवाइज के लिए डिस्टेंस कितना है मेरे पास, 33 सेंटीमीटर into mass times gravity is equals to clockwise direction में distance कितना है 5 सेंटीमीटर into mass times gravity। gravity gravity cancel out, solve कीजिएगा तो m of the rod is equals to 66 ग्राम। ठीक, तो मास ऑफ रॉड की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए तो आपको नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो इसी तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए रोटेशनल इक्विलिब्रियम हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो हर ऑब्जेक्ट जिसमें इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना हो, तो पहला काम क्या कीजिए, टोटल फोर्स कौन कौन से एक्ट कर रहे हैं पहले वो निकालिए, ये वाला टर्म। दूसरा, एक किसी भी एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को एक्सिस मान लीजिए एंड उस एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखिए क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, तो उसके बेस पे टॉर्क क्लॉकवाइज एंड टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज
इक्वेट करके जो भी अननोन टर्म हो उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां तक किसी कोई मुश्किल? ओके अब हम इसमें डिफाइन करते हैं। इस तरह से रोटेशनल इक्विलिब्रियम फाइंड आउट कर लिया। ठीक, ये एक्चुअली में एनसीईआरटी क्वेश्चन था, ठीक, एक्सरसाइज का। ठीक, इसी पे अनदर क्वेश्चन है। ठीक, मैं आपको बताता हूँ। ठीक होता है मेरे पास लैडर प्रॉब्लम। सपोज कर लीजिए कि ये वॉल है, उसके अगेंस्ट कोई एक लैडर प्लेस्ड है और ये मेरे पास फ्लोर है। ठीक, तो उस लैडर को उस पर्टिकुलर वॉल के अगेंस्ट लीन करने के लिए, ठीक, कुछ फ्रिक्शन होना चाहिए उस पॉइंट पे। हमने क्या किया, यहाँ पे कोई एक लैडर प्लेस कर दिया इस तरह। अब इस चीज को बैलेंस इस पर्टिकुलर पोजीशन पे रहना है, तो उस पर कौन कौन सा फोर्स एक्ट करता होगा हम उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट, ये जो सरफेस है उस पर एक नॉर्मल रिएक्शन मिलता होगा इस डायरेक्शन में, सरफेस के परपेंडिकुलर। सो मैं इसको बोल सकता हूँ N1। ये जो फ्लोर है ये इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन देता होगा अपर डायरेक्शन में, तो इसको बोल सकता हूँ नॉर्मल रिएक्शन N2। इस सरफेस पे यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन होना चाहिए ताकि इसको स्लिप करने से बचाए। तो एक फ्रिक्शनल फोर्स होना चाहिए जो उसके मोशन के अगेंस्ट इस डायरेक्शन में, ताकि लैडर इस हॉरिजॉन्टल सरफेस फ्लोर पे स्लिप न कर जाए। दूसरा, इस लैडर का अपना कुछ मास होगा जो उसके सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेटेड होगा। ठीक, सेंटर ऑफ मास, तो मैं मान सकता हूँ कि इस पॉइंट पे है, तो वहां पे एक वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स which is equals to weight of ladder। ठीक, तो मेरे पास टोटल 4 तरह के फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर लैडर के ऊपर। अब हम क्या करते हैं, इसमें 2 तरह का इक्विलिब्रियम चेक करते हैं। एक मेरे पास ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, एक एक मेरे पास रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात कीजिए तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी 0। सो टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन कौन से हैं? एक है मेरे पास N1 जो राइट साइड में यहाँ पे, एंड उसके जस्ट ऑपोजिट यहाँ पे फ्रिक्शन लेफ्ट साइड में। सो मैं बोल सकता हूँ कि N1 शुड बी इक्वल्स टू फ्रिक्शन। ठीक, आपको इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज गिवन होगी कि ऑब्जेक्ट जो लैडर है उसका मास कितना है एंड उसकी टोटल लेंथ कितनी है, वो गिवन होगी। ठीक, तो आपको फ्रिक्शन नहीं पता तो नॉर्मल रिएक्शन नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा, अगर मैं वर्टिकल फोर्स देखूँ तो यहाँ पे वर्टिकल फोर्स इज N2 एंड यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स इज Mg। सो टोटल अपवर्ड फोर्स टोटल डाउनवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल। तो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं N2 इज इक्वल्स टू Mg। अभी भी ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम होगा या नहीं होगा ये डिफाइन नहीं है, तब उसके लिए क्या करते हैं, इसको रोटेशनल इक्विलिब्रियम चेक करने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या किया, उस लैडर को कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लिया, यहाँ से यहाँ तक। ये लैडर उस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के रिस्पेक्ट में कुछ थीटा एंगल पे इंक्लाइंड होगा। ठीक, यहाँ से यहाँ तक सपोज कर लीजिए थीटा। इस लैडर की टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक होगी L। सो एक मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दूं, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा L टाइम्स साइन थीटा। इसका सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ पे होगा, वहां से एक मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दूं इस पॉइंट पे, एंड यहाँ से यहाँ तक अगर डिस्टेंस देखूं तो इसको बोल सकता हूँ L/2 टाइम्स कॉस थीटा। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे एंड उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर किधर की तरफ एक्ट हो रहा है। फर्स्ट, N1 जो कि इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो उसको आगे एक्सटेंड कर दीजिए ताकि उस फोर्स के ऊपर उस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाए। तब इस पर्टिकुलर लैडर के ऊपर 3 डिफरेंट पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रहा है। एक इस पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन,
इस पॉइंट पे वेट एंड इस पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन, तब हम क्या करते हैं कि किसी भी एक पॉइंट पे जहाँ पे एक से ज्यादा फोर्सेस अगर एक्ट करते हैं तो उसको आप एक्सिस मान लीजिए। तो इसको मैंने एक्सिस मान लिया क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन दो दो फोर्सेस हैं। तो इसमें यहाँ पे सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो उसको आसानी के लिए हम क्या करते हैं, एक्सिस उस पॉइंट पे मानते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ फोर्सेस ज्यादा हों। अब हम क्या करते हैं, इस एक्सिस से हर फोर्स के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। सो ये जो नॉर्मल रिएक्शन था उसके ऊपर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ये होगा, एंड ये डिस्टेंस आपस में इक्वल। सो इस डिस्टेंस को मैं क्या बोल सकता हूँ, एल साइन थीटा। यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्शन इस डायरेक्शन में विच इज n1। सो n1 एंड एल साइन थीटा दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सेम इसी तरह से अगर मैं डिफाइन करूं, यहाँ पे एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में विच इज mg, उसके ऊपर परपेंडिकुलर एक्सिस से यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस l/2 साइन थीटा, l/2 कॉस थीटा। अब देखिए उस एक्सिस से डिस्टेंस के बेस पे कैसे रोटेट करेगा। ये जो ऑब्जेक्ट होगा उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा। सो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंड ये जो फोर्स है उस एक्सिस से उस ऑब्जेक्ट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो इसको बोल सकता हूँ टॉर्क क्लॉकवाइज। एंड फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी, टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज शुड बी इक्वल्स टू टॉर्क क्लॉकवाइज। ठीक, अब उनकी वैल्यू सॉल्व कर लीजिए। टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज शुड बी इक्वल्स टू टॉर्क क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज के लिए फोर्स की वैल्यू आपको mg है एंड डिस्टेंस की वैल्यू l/2 cos थीटा। सो मैं इसको पुट कर सकता हूँ इज इक्वल्स टू टॉर्क क्लॉकवाइज n1 एंड इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस l sin थीटा। तब इसकी वैल्यू हो जाएगी n1 sin थीटा। अब इसको इक्वेट करके n1 की वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाएगी। तो इसी तरह से आपको लैडर प्रॉब्लम के बेस पे सॉल्व करना इस तरह से डिफाइन करते हैं। इसमें कुछ ना समझ में आया हो तो पूछिए। कुछ समझ आया? ओके, तो हम इस तरह से इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरह से फोर्सेस का सम जीरो करके एंड टॉर्क का सम जीरो करके डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद एक नेक्स्ट टर्म होता है, ठीक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क, उनको आपस में इक्वेट करना ताकि और चीजें डिफाइंड हो पाए। तो हम एक रिलेशन पढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क। टॉर्क का सिंपल फॉर्मूला होता है R/F sin थीटा। तो मैंने मान लिया कि मेरे पास कोई एक्सिस है जिससे बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट आपस में कनेक्टेड हैं एंड हर ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ फोर्स एक्ट कर रहे हैं जो उसके डिस्टेंस के परपेंडिकुलर है। ठीक, सो नेट टॉर्क acting on the system is equals to R1 into F1 plus R2 into F2 plus so on to, अगर n number of पॉइंट पार्टिकल है। इस तरह से मैंने क्या कर लिया, एक्सिस ले लिया। ठीक, उस एक्सिस से पार्टिकल को हैंग कर दिया एंड उन सारे पार्टिकल के ऊपर अलग अलग अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट कर रहा है ताकि ये रोटेट करना शुरू करे इस तरह से। ठीक, तब उसके लिए सबका सम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, इस फोर्स को कन्वर्ट करते हैं। फोर्स इज इक्वल टू होता है मेरे पास मास टाइम्स एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन को अगर मैं एंगुलर एक्सेलरेशन में कन्वर्ट करूं तो होता है r टाइम्स अल्फा। तब इन सारी वैल्यूज को इस इक्वेशन पुट कर दीजिए। सो टॉर्क इज इक्वल्स टू r1, force is equals to mass times acceleration, so m1 a1 and a is equals to r times of alpha। ठीक, सिमिलरली m2 के लिए, अगर f2 के लिए डिफाइन करूं
तो ये टर्म हो जाएगा मेरे पास R2 टाइम्स M2 R2 टाइम्स अल्फा प्लस सो ऑन टू, अगर nth टर्म है तो मैं इसको लिख सकता हूँ Rn Mn Rn टाइम्स अल्फा। इन सारे टर्म्स में से अगर मैं अल्फा कॉमन कर लूँ एंड इसको समेशन डिफाइन करूँ तो इसको मैं बोल सकता हूँ सम ऑफ ऑल मास टाइम्स पोजीशन का स्क्वायर टाइम्स अल्फा। इस क्वांटिटी को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी I टाइम्स अल्फा इज इक्वल्स टू टॉर्क। एक फॉर्मूला जो हमने पीछे डिफाइन किया था, टॉर्क इज इक्वल्स टू आर एफ साइन थीटा और सिंपली आर क्रॉस एफ, और एक फॉर्मूला जो अभी हमने डिफाइन किया मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बेस पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम्स एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू टॉर्क अप्लाइड। ठीक, अब देखिए इसके बेस पे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है आपको। ठीक, मैं आपको एक आसान सा क्वेश्चन बताता हूँ। सपोज कर लीजिए मेरे पास कोई एक्सिस ले लीजिए, इस तरह एक्सिस है, यहाँ पे कोई एक रॉड जो उस एक्सिस से सर प्रीवियस स्लाइड लगा दीजिए। डन सर। ओके, मीनिंग है क्या, कोई एक रॉड को इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट, सपोज कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक कोई रॉड है इस तरह, जो कि इंक्लाइंड है एट सम एंगल थीटा एंड इस रॉड की अपनी कुछ लेंथ एल मान लीजिए। तो इस इंस्टेंट पे उसके पास कितना एंगुलर एक्सीलरेशन होगा वो फाइंड कीजिए, अगर यहाँ से यहाँ तक थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, इस पे देखते हैं कि टॉर्क किसके वजह से एक्ट करता होगा। तो एक आप बोलेगा कि इस ऑब्जेक्ट का टोटल मास उसके सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेटेड होगा इस पॉइंट पे, एंड उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक फोर्स एक्ट करता होगा, ठीक, इस डायरेक्शन में, विच इज mg। टोटल लेंथ ऑफ द रॉड l, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा l/2, और ये थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उस mg के जो परपेंडिकुलर होगा उसको मैं l/2 टाइम्स cos थीटा यहाँ से यहाँ तक ले सकता हूँ, क्योंकि इस पॉइंट को एक्सिस मान सकते हैं इसलिए। तो एक मेरे पास फॉर्मूला हुआ टॉर्क फोर्स के बेस पे r विच इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस टाइम्स फोर्स mg। दूसरा होगा कि वो रॉड उस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, मतलब यहाँ से रोटेट करके वो नीचे की तरफ जाता होगा अबाउट दिस एक्सिस, मतलब वन एंड की तरफ। तब उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका फॉर्मूला होता है m टाइम्स l स्क्वायर बाई 3। अब बोलिएगा ये कहाँ से आया, तो हमने किसी रॉड के लिए उसके सेंटर के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया था। तो ये मान लीजिए मेरे पास रॉड है, उसके सेंटर ऑफ मास के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है, मुझे इस एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन यहाँ से यहाँ तक l/2। दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल है, यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस टोटल ऑफ मास टाइम्स h स्क्वायर। सेंटर ऑफ मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है ml स्क्वायर बाई 12 प्लस h की वैल्यू यहाँ पे कितनी है l/2 उसका स्क्वायर, सो l स्क्वायर बाई 4। इन सबको सॉल्व कीजिएगा तो आपको पूरी वैल्यू आ जाएगी ml स्क्वायर बाई 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी रॉड के वन एंड की तरफ अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना हो तो इसकी वैल्यू ml स्क्वायर बाई 3 होती है। अब टॉर्क का एक अनदर फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू I टाइम्स ऑफ अल्फा। तो एक टॉर्क ये कैलकुलेट किया, एक टॉर्क ये कैलकुलेट किया, दोनों को आपस में क्या कर दीजिए, इक्वेट कर दीजिए, तो हो जाएगा I टाइम्स ऑफ अल्फा
is equals to L by 2 times cos theta times mg. I की वैल्यू पुट कर दीजिए एंड यहाँ से अल्फा कैलकुलेट कर लीजिए। तो इस तरह से आपको प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, ठीक, डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ तक कोई मुश्किल? नो सर। ओके, तो आज इतना रहने देते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास अगर हुई तो फिर मैं आपको आगे कंटिन्यू करता हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आगे एंगुलर मोमेंटम के लिए डिफाइन करते हैं, देन रोलिंग मोशन पढ़ते हैं, ठीक है। लास्ट पार्ट फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। होप कि कुछ समझ ओके आया हो सर। थोड़ा बहुत। यस सर, थोड़ा बहुत समझ आ रहा है। ओके